तो जरा जो कपड़े हम पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं या जो मोबाइल हम यूज करते हैं, ये सब अपने आप नहीं बन जाते। इन सब के पीछे एक पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में जो चीजें हम यूज करते हैं उन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जैसे लैंड, जमीन और नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, लोगों की मेहनत, कैपिटल, पैसा, टूल्स, मशीन्स और एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेस स्टार्ट करता है और डिसीजंस लेता है। जैसे बुक में रत्ना का एग्जाम्पल दिया गया है, जिन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, उन्होंने जगह ली, पैसा इन्वेस्ट किया, स्टाफ हायर किया, रॉ मटेरियल खरीदा और फिर अपना बिजनेस चलाया। इसी तरह हम अपने आसपास देखें तो ग्रोसरी शॉप, वेजिटेबल वेंडर, मोबाइल रिपेयर शॉप या सैलून, सब अपने काम के लिए अलग अलग इनपुट्स यूज करते हैं, जैसे सामान, टूल्स, स्किल और मेहनत। कोई खाना बनाता है, कोई मोबाइल रिपेयर करता है, कोई हेयर कट करता है। सबके लिए ट्रेनिंग, पैसा और मेहनत जरूरी होती है। इससे हमें समझ आता है कि प्रोडक्शन सिर्फ फैक्ट्री में ही नहीं होता, बल्कि हर जगह होता है जहाँ लोग कुछ बनाते हैं या सर्विस देते हैं, और ये सारे फैक्टर्स मिलकर ही बिजनेस को चलाते हैं और लोगों को रोजगार देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की सोशल साइंस की न्यू बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर नंबर 7 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने वाले हैं, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के कारक क्या होते हैं, ये फैक्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और मिलकर प्रोडक्शन को कैसे पॉसिबल बनाते हैं। प्रोडक्शन में हमें ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी का क्या रोल दिखता है और उसे डेवलप यानी विकसित करने वाले मेन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? इकोनॉमिक्स में जो चीजें किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए यूज होती हैं, उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। ये मेनली 4 टाइप की होती हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जमीन, पानी, हवा। लेबर मतलब लोगों की मेहनत और स्किल्स। कैपिटल मतलब पैसा, मशीन्स और टूल्स। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वो पर्सन जो आइडिया लाता है, रिस्क लेता है और बिजनेस को चलाता है। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी डायरेक्ट फैक्टर नहीं होती, लेकिन ये प्रोडक्शन को फास्ट, इजी और एफिशिएंट बना देती है। इसकी मदद से कम रिसोर्सेज में ज्यादा और बेटर चीजें बनाई जा सकती है। लैंड यानी नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहला फैक्टर है लैंड, जिसका मतलब सिर्फ जमीन ही नहीं होता, बल्कि नेचर के सारे गिफ्ट्स जैसे मिट्टी, पानी, हवा, धूप, जंगल, मिनरल्स और ऑयल भी लैंड के अंदर आते हैं। बिजनेसेस इन रिसोर्सेज को या तो खरीदते हैं या फिर रेंट पर यूज करते हैं। लेबर यानी ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेबर। लेबर का मतलब होता है इंसान की फिजिकल और मेंटल मेहनत। जैसे किसान खेती करता है, कारपेंटर लकड़ी का काम करता है, डॉक्टर इलाज करता है और सॉफ्टवेयर डेवलपर कंप्यूटर पर काम करता है। ये सब अपनी स्किल्स और नॉलेज से प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि काम को स्मार्ट तरीके से करना है, यानी एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और स्किल्स का यूज करना। जैसे एक साइंटिस्ट नए एक्सपेरिमेंट्स करता है या एक शेफ नई रेसिपी बनाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लेबर और ह्यूमन कैपिटल मिलकर प्रोडक्शन को बेटर और एफिशिएंट बनाते हैं। सिंपल वर्ड्स में लैंड रिसोर्सेज देता है, लेबर मेहनत करती है और ह्यूमन कैपिटल और इंटेलिजेंस ऐड करती है, तब जाकर कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है। फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। फर्स्ट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बच्चों सिर्फ काम करना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही एजुकेशन और ट्रेनिंग होना भी बहुत जरूरी होता है। एजुकेशन हमें बेसिक चीजों से लेकर एडवांस्ड नॉलेज तक सिखाती है, जैसे स्कूल में पढ़ना, समझना और प्रॉब्लम सॉल्व करना। जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तब हम प्रैक्टिकली सीखते हैं, जैसे इंजीनियर साइट पर जाकर काम समझता है, मटेरियल्स टेस्ट करता है और सेफ्टी रूल्स फॉलो करता है। इसी तरह से ट्रेनिंग से हम अपने काम में एक्सपर्ट बनते हैं। इससे हमारा ह्यूमन कैपिटल स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब हम ज्यादा अच्छा और एफिशिएंट काम कर पाते हैं। सेकंड, हेल्थ केयर। एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ केयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब इंसान हेल्दी होता है तब ही वो अच्छे से पढ़ सकता है और काम कर सकता है। अच्छी हेल्थ से दिमाग तेज होता है, एनर्जी बढ़ती है और काम में फोकस रहता है। इसीलिए एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर तीनों मिलकर ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और कंट्री के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। बच्चों सिर्फ मशीन्स या पैसा ही किसी कंट्री को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि लोगों की सोच और उनकी वर्किंग कल्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब किसी सोसाइटी में हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और इम्प्रूवमेंट की हैबिट होती है, तब वही कंट्री फास्ट ग्रो करती है। जैसे जापान का एक फेमस कॉन्सेप्ट है काइजन, जिसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी हर दिन अपने काम को थोड़ा और थोड़ा बेहतर बनाना। जापान ने इस सोच को फॉलो करके अपनी इकोनॉमी और लाइफ स्टाइल को दोनों को स्ट्रॉन्ग कर लिया। इसी तरह जर्मनी का एग्जाम्पल लो। वहाँ के लोग पंक्चुअल होते हैं, काम में परफेक्शन लाते हैं और क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसी वजह से जर्मनी आज टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लीडर माना जाता है। ये सब दिखाता है कि जब लोग
लोग डिसिप्लिन, डेडिकेशन और इम्प्रूवमेंट की हैबिट डेवलप कर लेते हैं, तब उनका ह्यूमन कैपिटल स्ट्रॉन्ग होता है और वही कंट्री की ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन बनता है। चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल। बच्चों, इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद ह्यूमन कैपिटल की फील्ड में काफी प्रोग्रेस किया है, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस बाकी हैं। लिटरेसी यानी पढ़ना लिखना आना, ये ह्यूमन कैपिटल की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये स्किल्स और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कम टाइम में ज्यादा और अच्छा काम कर पाना। आज इंडिया में लिटरेसी रेट काफी इंप्रूव हुआ है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2023 में मेल्स की लिटरेसी लगभग 85% और फीमेल्स की अराउंड 70% है। फिर भी अभी एजुकेशन और स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया एक यंग कंट्री है। लगभग 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम एज की है। इससे हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल सकता है, मतलब जब ज्यादा लोग काम करते हैं और कम लोग डिपेंड करते हैं तो देश फास्ट डेवलप करता है। लेकिन इससे फायदा तभी मिलेगा जब सबको अच्छी एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज, ट्रेनिंग और स्किल्स मिलेंगी। आज के टाइम में अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग स्किल्स चाहिए होती है और इंडिया के पास पहले से ही स्किल बेस्ड नॉलेज की रिच ट्रेडिशन रही है। अगर हम अपने यूथ को सही डायरेक्शन दें तो ह्यूमन कैपिटल देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। इंडियाज एंशिएंट स्किल हेरिटेज। बच्चों, पुराने जमाने में लोग काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं मानते थे, बल्कि भगवान की सेवा और परफेक्शन का रास्ता मानते थे। एंशिएंट इंडिया में काम पूरी श्रद्धा और डेडिकेशन के साथ किया जाता था। जो टूल्स यूज होते थे उनकी भी पूजा होती थी, जैसे हम विश्वकर्मा पूजा या अयोध्या पूजा के नाम से जानते हैं। उस टाइम पर प्रोडक्ट्स बनाना सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि कला यानी आर्ट और विद्या यानी नॉलेज का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन होता था। ये नॉलेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती थी और धीरे धीरे और बेटर हो जाती थी। शिल्प शास्त्रार्थ जैसे ग्रंथों में मूर्ति, पेंटिंग, बिल्डिंग, ज्वेलरी और वुडन आइटम्स बनाने के एग्जैक्ट रूल्स लिखे गए थे, जैसे साइज, डिजाइन, कलर और प्रोपोर्शन। इससे पता चलता है कि इंडिया का स्किल सिस्टम बहुत एडवांस्ड था। ये सब दिखाता है कि हमारी एंशिएंट स्किल हेरिटेज बहुत रिच थी और आज भी हमें उससे सीखने को मिलता है। स्टिच्ड शिप बिल्डिंग। बच्चों, आज से लगभग 2000 साल पहले भी इंडिया शिप बिल्डिंग में बहुत आगे था। उस टाइम इंडियंस एक यूनिक स्टिच्ड शिप बिल्डिंग टेक्निक यूज करते थे, जिसमें वुडन प्लैंक्स को कील या नेल से नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग रस्सी से स्टिच किया जाता था। इस वजह से शिप्स ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग होती थी और इंडियन ओशन के रफ पानी में भी इजीली चल जाती थी। इन शिप्स का यूज सफर में नहीं बल्कि मैरीटाइम ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के लिए भी यूज होता था, जिससे इंडिया के कॉन्टैक्ट दूसरे देशों से बढ़ता था। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि हमारे एंसेस्टर्स के पास न सिर्फ स्किल्स थी बल्कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और डीप नॉलेज भी था, जो इंडिया के रिच प्रोडक्शन सिस्टम और ह्यूमन स्किल्स को शो करता है। कैपिटल। बच्चों, जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, उसके लिए कैपिटल भी चाहिए होता है। कैपिटल का मतलब होता है वो सारी चीजें जो प्रोडक्शन के लिए यूज होती हैं, जैसे पैसा, मशीन्स, टूल्स, व्हीकल्स, शॉप्स, फैक्ट्रीज, कंप्यूटर्स और इक्विपमेंट। जैसे रत्ना ने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए लैंड पर रेंट लिया, फर्नीचर खरीदा और किचन का सामान लिया। ये सब कैपिटल के एग्जांपल्स हैं। पहले लोग अपनी पर्सनल सेविंग्स, फैमिली या फ्रेंड से पैसा अरेंज करते हैं, लेकिन जब पैसा कम पड़ जाता है तो बैंक से लोन लिया जाता है। बैंक से लिए गए पैसे पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। अब जब बिजनेस बड़ा होता है तो सिर्फ लोन काफी नहीं होता, इसलिए बड़ी कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा रेज करती है। स्टॉक मार्केट में लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और कंपनी उन्हें प्रॉफिट का हिस्सा देती है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। इस तरह हमें देखने को मिलता है कि कैपिटल के बिना किसी भी बिजनेस को चलाना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। एंटरप्रेन्योरशिप। सोचो बच्चों, जब कोई इंसान अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई नया आइडिया लाता है जो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं और इस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जो रिस्क लेने से नहीं डरता, अपना पैसा और टाइम इन्वेस्ट करता है और लैंड, लेबर और कैपिटल जैसे फैक्टर्स को साथ लाकर कुछ नया क्रिएट करता है, जैसे बैम्बू प्रोडक्ट्स बनाना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट चलाना, पॉटरी का काम या बड़ी फैक्ट्रीज। ये सब एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जांपल्स हैं। एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए मेहनत करता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है और अपने बिजनेस को ग्रो करता है। इसी प्रोसेस में नए जॉब्स क्रिएट होते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है और कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। आज के टाइम में इसे हम स्टार्टअप कल्चर भी कहते हैं, जहां लिमिटेड रिसोर्सेज से शुरू करके टेक्नोलॉजी के थ्रू फास्ट ग्रोथ की जाती है। इसीलिए एंटरप्रेन्योर सिर्फ पैसा कमाने वाला नहीं होता, बल्कि सोसाइटी को आगे बढ़ाने वाला एक इम्पोर्टेंट पिलर भी होता है। एंटरप्रेन्योर और उसके काम। बच्चों, एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो किसी प्रॉब्लम को पहचानता है और उसका सोल्यूशन निकालता है। वो अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करता है, रिस्क लेता है और लैंड, लेबर, कैपिटल जैसे फैक्टर्स को साथ मिलाकर बिजनेस शुरू करता है। एंटरप्रेन्योर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, प्रोडक्शन को मैनेज करता है और नए आइडियाज को रियलिटी में बदलता है।
उसका काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सोसाइटी के लिए कुछ यूजफुल बनाना होता है। इस प्रोसेस में वो जॉब्स क्रिएट करता है, लोगों को रोजगार देता है और देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए एंटरप्रेन्योर को इकोनॉमी का बैकबोन भी कहा जाता है। J.R.D. टाटा इंडिया के ग्रेट एंटरप्रेन्योर। J.R.D. टाटा इंडिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में से एक थे। उन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया बल्कि मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। उनका मानना था कि बिजनेस का काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि सोसाइटी की हेल्प करना भी है। उन्होंने 1932 में इंडिया की पहली एयरलाइन यानी टाटा एयरलाइंस शुरू की, जो बाद में एयरलाइन ऑफ इंडिया बनी। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने स्टील्स, कार्स, पावर और केमिकल जैसे कई सेक्टर्स में ग्रोथ की। वो अपने वर्कर्स का ख्याल रखते थे और अच्छी वर्किंग कंडीशंस देने में विश्वास करते थे। उनकी मेहनत और देश के लिए योगदान के लिए उन्हें 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। टेक्नोलॉजी एन एनेबलर ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों, टेक्नोलॉजी का मतलब है साइंस का प्रैक्टिकल यूज, जो काम को इजी और फास्ट बना देता है। हर प्रोडक्शन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का यूज होता है, चाहे वो फार्मिंग हो, फैक्ट्री हो या हॉस्पिटल हो। जैसे कैमरा लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलकर फोटो बनता है, वैसे ही टेक्नोलॉजी हर जगह काम करती है। आज के टाइम में ड्रोन्स खेतों में फर्टिलाइजर स्प्रे करते हैं, रोबोट सर्जरी में डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं, यूपीआई से पेमेंट एक क्लिक में हो जाता है और जीपीएस से हमें शॉर्टेस्ट रूट मिल जाता है। ये सब टेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स हैं जो हमारी लाइफ को इजी बना रहे हैं। पहले लेटर्स पोस्ट से जाते थे, आज ईमेल से सेकंड्स में मैसेज पहुंच जाते हैं। लेकिन याद रखो, हर नई टेक्नोलॉजी पुरानी को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं करती। जैसे व्हील बैरो और पुली आज भी यूज होते हैं। टेक्नोलॉजी का मेन काम है काम को फास्ट, सस्ता और एफिशिएंट बनाना, ताकि प्रोडक्शन बढ़े और लोगों की लाइफ बेटर हो सके। टेक्नोलॉजी पेविंग द वे फॉर एक्सेसिंग नॉलेज, स्किल्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने पढ़ाई और जॉब्स दोनों को बहुत इजी बना दिया है। अब सीखने के लिए क्लासरूम तक जाना जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट ने स्वयं जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं जहां स्टूडेंट्स फ्री में कोर्स कर सकते हैं, जैसे रोबोटिक्स, एक्वाकल्चर, टेक्सटाइल प्रिंटिंग्स और बहुत कुछ। ये कोर्सेज ग्रेड 9 से लेकर आगे तक स्टूडेंट्स के लिए होते हैं और अपनी स्पीड से घर बैठे पढ़ सकते हो। इसी तरह नेशनल करियर सर्विस पोर्टल लोगों को अलग अलग जॉब्स ढूंढने में मदद करता है। प्लम्बिंग से लेकर अकाउंटिंग तक टेक्नोलॉजी ने डिस्टेंस को खत्म कर दिया है। अब नॉलेज, स्किल्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज हर किसी तक पहुंच सकती है, चाहे वो गांव में हो या शहर में। इस तरह टेक्नोलॉजी ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रॉन्ग बनाती है और लोगों को बेटर फ्यूचर के लिए तैयार करती है। हाउ आर द फैक्टर्स कनेक्टेड? बच्चों, प्रोडक्शन तभी पॉसिबल होती है जब सारे फैक्टर्स एक साथ मिलकर काम करें, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी। इन सब का यूज प्रोडक्ट के टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे फार्मिंग और हैंडीक्राफ्ट में ज्यादा लेबर चाहिए होती है, जबकि मोबाइल्स या सैटेलाइट्स बनाने में मशीन्स और कैपिटल ज्यादा लगता है। ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई भी एक मिसिंग हो जाए तो प्रोडक्शन स्लो हो जाता है या रुक जाता है। आज टेक्नोलॉजी ने काम और इजी बना दिया है, जैसे मशीन से काम फास्ट होता है या 3D प्रिंटिंग से नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल्स अलग अलग जगह से आता है, इसीलिए सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए, जैसे कोविड के टाइम हुआ था, तो प्रोडक्शन रुक जाता है। मोबाइल के एग्जांपल से समझो, पहले प्लानिंग होती है, फिर फैक्ट्री लगती है, रॉ मटेरियल आता है, असेंबलिंग होती है, टेस्टिंग होती है और फिर मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होता है। पूरे प्रोसेस में इंजीनियर्स, वर्कर्स, मशीन्स और मनी सबका रोल होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक पजल की तरह होते हैं। इन सब का मिलना एक प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी बताता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि नेचर और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी होती है। लैंड, वाटर और मिनरल जैसे नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसीलिए इनका गलत यूज एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। जैसे फैक्टर्स का वेस्ट अगर प्रॉपर्ली ट्रीट ना हो तो नदियों और जमीन को पोल्यूट करता है और पुराने मोबाइल्स या ई वेस्ट से हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए प्रोड्यूसर्स को चाहिए कि वो रिसाइकलिंग करें, पोल्यूशन कम करें और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएं, ताकि फ्यूचर जनरेशंस को प्रॉब्लम ना हो। साथ ही बिजनेसेस की जिम्मेदारी होती है कि अपने वर्कर्स के लिए उन्हें फेयर सैलरी, सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग देना और उनके राइट्स प्रोटेक्ट करना। आज कंपनीज CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए काम करती है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल, लोकल कम्युनिटी हेल्प और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इस तरह हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन वही है जो प्रॉफिट के साथ साथ लोगों और प्रकृति दोनों का ख्याल रखे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और हाइप का बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगी। आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका सपोर्ट से ही हम ग्रो होंगे। जितना हम ग्रो होंगे उतना ही और बेटर एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए बना पाएंगे। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। गुड बाय, टेक केयर।